हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पार्ट फिफ्थ ऑफ बिहेवियरल स्किल्स। आपका जो सबसे पहला चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, उसका पार्ट फिफ्थ। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका एथिक्स, वैल्यूज़ एंड एटिकेट्स। तो सबसे पहले तीनों का हिंदी में मतलब समझते हैं, फिर आगे हम इसे पढ़ेंगे। एथिक्स जो होता है वो होता है आपका नीति शास्त्र। वैल्यूज़ होता है आपका हिंदी में इसका मतलब होता है महत्व। और उसके बाद आता है आपका एटिकेट्स, इसका मतलब होता है शिष्टाचार। तो अब जो है इन्हें एक एक करके टर्म को समझते हैं पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है ना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। यूपीएससी में इसे पढ़ाया जाता है, यूपीएससी में इसका एग्ज़ाम भी होता है पूरा। बट आपकी बुक में तो जो है इसे एक पैराग्राफ में ख़त्म किया हुआ है, और हम भी उतना ही पढ़ेंगे बस इससे जितना ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं एथिक्स क्या होता है। एथिक्स होते हैं आपके मोरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स क्या होते हैं? आपके मोरल प्रिंसिपल्स, आपके वो नैतिक सिद्धांत जो ये तय करते हैं कि आप का व्यवहार कैसा होगा, और जो ये तय करते हैं कि आप क्या करोगे। ठीक है, आपके वो नैतिक सिद्धांत जो ये तय करेंगे कि आपका व्यवहार कैसा होगा और आप क्या करोगे कहीं पे भी, किसी भी संस्थान में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में, वो आपके कहलाते हैं एथिक्स। उसके बाद वैल्यूज क्या होते हैं? इंडिविजुअल बिलीफ्स। ठीक है, इंडिविजुअल बिलीफ्स। जब एग्जाम्पल लूंगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट पहले मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। इंडिविजुअल बिलीफ्स, वैल्यूज़ क्या होते हैं? आपके खुद की आस्था, आपके खुद का विश्वास कि आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ज़रूरी है, क्या कम ज़रूरी है, ये होती हैं आपकी वैल्यूज़। ठीक है, आपका विश्वास, आपकी आस्था जो आपको ये बताता है कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, वो आपकी क्या होती है? वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद आता है आपका एटिकेट्स। एटिकेट्स क्या होता है? वो गाइडलाइंस जो ये तय करती हैं, है ना, वो गाइडलाइंस या वो सेट ऑफ रूल्स आप कह सकते हो। वो सेट ऑफ रूल्स जो ये तय करते हैं कि आप का जो है सोसाइटी में कैसा बिहेवियर होगा, है ना, और आप जो है सोसाइटी में आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, सोसाइटी को आपसे क्या क्या उम्मीदें हैं। जैसे कि एटिकेट्स क्या हो गए? वो सेट ऑफ रूल्स, वो गाइडलाइंस जो ये तय करती हैं कि आपका सोसाइटी में, समाज में व्यवहार कैसा होगा, और आपसे जो है क्या क्या उम्मीदें हैं समाज को, कि बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, जब किसी से आप मिलो तो उससे किस तरीके से बातचीत करनी है। वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या आती हैं? एटिकेट्स के अंदर आते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले सपोज करिए आप कि आप जो हैं, आप डॉक्टर हैं। ठीक है, आप क्या हैं? आप डॉक्टर हैं, और आपके पास एक मरीज को लेकर आया गया, एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो मतलब अपने मौत के जो है, अपने देहांत के करीब है, पर वो जो है ना अभी ऐसे मतलब उनका देहांत हुआ नहीं है, वो ना तड़पने वाली एक स्टेज होती है, उसमें है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास एक मरीज को लेकर आया गया जो काफ़ी वृद्ध अवस्था में है ना, एक पेशेंट को लेकर आया गया जो वृद्ध अवस्था में है और अभी फ़िलहाल तड़प रहे हैं, है ना, कुछ समय बाद उनकी मौत हो सकती है। अब ये मरीज जो है आपको कह रहा है कि मुझे जो है आप नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए, ताकि मैं जो है शांतिपूर्वक अपना देह त्याग कर सकूं, शांतिपूर्वक मर सकूं। ठीक है, पेशेंट खुद कह रहा है। उसके बाद जो इनके घर वाले हैं, पेशेंट के जो फैमिली वाले लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जी तड़प रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, आप जो है इसको नींद का इंजेक्शन लगा दो, ये जो है अपना शांति से देह त्याग कर देगा। उसके बाद जो वहाँ पे स्टाफ में नर्सिस हैं, आपके यहाँ पे जो नर्स हैं, ठीक है, ये फैमिली वाले लोग हो गए, सब जो हैं ये कह रहे हैं, नर्सें भी यही कह रही हैं, बाकी स्टाफ के जो लोग हैं कि जी लगा दो, तड़प रहा है बिना मतलब में, ठीक है, कम से कम शांति से मर जाएगा। अब क्या होगा? अब एक तो ये हो सकता है कि आप ये काम कर दो, है ना, आपके अंदर से आवाज़ आए आपको कि यार सही है, तड़प रहा है, और जो है इसे मुझे
आराम की जो है मौत दे देनी चाहिए। तो आप एज अ डॉक्टर अब आप दुविधा में हो गए। अब आप एक तरफ आपका जो आपके जो एथिक्स हैं, यानी कि जो अस्पताल के नियम हैं, वो ये कहते हैं कि आपको पूरी निरंतर आखिर तक कोशिश करनी है किसी भी मरीज को बचाने की, जब तक वो मर ही ना जाए बिल्कुल। ठीक है, आप उसे ऐसे कोई इंजेक्शन लगा के या कोई दवाई दे के आराम से ऐसे मरने नहीं दे सकते। तो उसके एथिक्स क्या कह रहे हैं डॉक्टर के, उसके जो नैतिक सिद्धांत है वो इसे कह रहे हैं कि नहीं, आप इस पेशेंट को ऐसे सुई इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है, बट इसके अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो इसे क्या कह रही है कि यार इसे दे देते हैं मौत, है ना, आराम से इसे लगा देते हैं एक नींद का इंजेक्शन, बेहोशी का इंजेक्शन, ताकि इसके लिए आसान हो जाए तड़पे ना। तो वो क्या है आपके, वो आपकी वैल्यूज़ हैं। आपको अंदर से क्या लग रहा है कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या नहीं है, आपके स्तर पे वो आपके क्या हो गए, वैल्यूज़ हो गए। इसके बाद ये लोग जो इस समाज का हिस्सा हैं, ये लोग जो इस समाज का हिस्सा हैं, ये भी आपको कह रहे हैं कि जी लगा दो। तो ये क्या हो गए, यहाँ पे ये हो गए एटिकेट्स, कि समाज को आपसे क्या उम्मीदें हैं। अब तीनों ही चीज़ें ना कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। कहीं पे आप नैतिक हो जाते हो, कहीं पे आप अनैतिक हो जाते हो। अगर ये इंजेक्शन लगा देता है इसको, ठीक है, तो इसने जो है इसके अंदर एटिकेट्स हैं, माना जाएगा। इनकी वैल्यूज़ भी रह गई, माना जाएगा, क्योंकि इन्हें भी अंदर से यही लग रहा था। बट इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, एथिक्स का जो है रूल ब्रेक कर दिया। ठीक है, इन्हें पनिशमेंट मिलेगी इस चीज़ को लेके। इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एथिक्स का रूल ब्रेक कर दिया, जिसको लेके इन्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि कोई भी इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इनके एथिक्स हैं, वो इन्हें नहीं कहते कि आप जो है इस तरीके से पेशेंट के साथ उन्हें जो है उनकी अंत वाली अवस्था में इस तरह के इंजेक्शन लगा के उन्हें जो है उनके देह त्याग में उनकी मदद कर दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वैल्यूज़ और एटिकेट्स जो हैं वो एक जैसे थे। आपका भी मन यही कर रहा था कि मैं इनका इंजेक्शन लगा दूं, समाज भी आपसे यही उम्मीद कर रहा था कि इनके इंजेक्शन लगा दो। बट यहाँ पे अगर आप उल्टा कर दो, आपका खुद भी यही मन कर रहा है कि नहीं, मैं इसे बचाने की कोशिश करूँगा, मेरे नियम ये कहते हैं, मैं खुद भी अंदर से यही मानता हूँ। तो वहाँ क्या होता, एटिकेट्स और वैल्यूज़ जो हैं सही हो जाती, वो सॉरी एथिक्स और वैल्यूज़ आपकी ठीक हो जाती, बट एटिकेट्स में जो है आप समाज के नज़रों से जो है गलत हो जाते। तो ये थोड़ा सा जो है ना, इसलिए इसे सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये तीनों जो हैं एक साथ नहीं आते कभी भी। कभी बहुत रेयर केसेस में जो है ये साथ आ जाती हैं कि आपके एटिकेट्स भी वहाँ पे सही हैं, आपकी वैल्यूज़ भी और आपके एथिक्स भी। तो अब मैं क्या ये नहीं कह सकता कि जो आपके एथिक्स होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि सही और गलत क्या है। ठीक है, आपके एथिक्स आपको बताते हैं कि सही और गलत क्या है। वैल्यूज़ आपको बताती हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वैल्यूज़ आपको ये बताती हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। एथिक्स आपको बताते हैं क्या सही है या क्या गलत है। और एटिकेट्स आपको बताते हैं कि समाज को आपसे क्या उम्मीदें हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, समाज को आपसे क्या उम्मीदें हैं। और ये तीन चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आपकी प्रोफेशनल दुनिया होती है, जब आप किसी कंपनी का हिस्सा बनते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, इन तीनों चीज़ों का बड़ा ही आपको ध्यान रखना होता है। एक आपकी छोटी सी गलती है ना, और आप या तो किसी कंपनी का रूल तोड़ दोगे। ठीक है, अगर आपने वैल्यूज़ को फॉलो कर लिया तो एथिक्स टूट सकते हैं, एथिक्स को फॉलो कर लिया तो वैल्यूज़ टूट सकती हैं। और उसके बाद जैसे आप बाहर निकलते हो, आपकी भी समाज को भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, उन पे आप कितना खरा उतर रहे हो या नहीं उतर रहे हो, ये भी एक जो है दुविधा है। तो जैसे एक और मैं उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ पे कि आप जो है ऐसे सड़क पे जा रहे हो और आपको वहाँ पे जो है सड़क पे एक कोई बूढ़ा और लाचार व्यक्ति दिखाई देता है ना, जो आपको लग रहा है कि बूढ़ा और लाचार है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपसे मदद मांग रहा है, आपने मदद कर दी। ठीक है, आपने जो है खाने के लिए कुछ दे दिया और आपने जो है कुछ पैसे भी दे दिए। समाज के हिसाब से, ज़्यादातर लोगों के हिसाब से आपने सही किया, तो आप जो है, जो आपने सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस तो आपकी पूरी हो गई।
आपकी वैल्यूज़, यानी कि आपको भी मन से यही फीलिंग आ रही थी कि हाँ यार मुझे मदद करनी चाहिए, आपने कर दी, तो यहाँ पे वैल्यूज़ और एटिकेट्स का तो ध्यान रखा गया। बट जिस कंपनी का आप हिस्सा थे, ठीक है, जिस कंपनी का आप हिस्सा थे वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी, आपको ये बताया गया था कि किसी भी ऐसे सड़क पे व्यक्ति जो आपकी मदद मांग रहा हो उसे मॉनेटरी सपोर्ट नहीं करना, उसे पैसे नहीं देने, उसे आप खाने के लिए दे दीजिए बट उसे आपको पैसे नहीं देने। अगर आप इसे सिर्फ खाने के लिए देते तो तीनों चीज़ों का आप ध्यान रख चुके होते, बट जैसे ही आपने पैसे दिए एथिक्स टूट गए, यहाँ पे आपके एथिक्स पे आप खरे नहीं उतर पाए, ठीक है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट गलत हो गया। इस वजह से क्या हुआ, आपने फिर कंपनी को ठेस पहुंचा दी। जैसे मैंने अभी पुराने एग्जाम्पल लिया था, अगर वहाँ पे डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है तो उसने सामाजिक एक्सपेक्टेशंस तो पूरी करी, सामाजिक उम्मीदें जो थी वो पूरी हुई, उसे अंदर से जो फील हो रहा था वैल्यूज़ कि हाँ मैं मुझे ये करना चाहिए वो भी पूरी हुई। बट अस्पताल का नियम तोड़ दिया। अस्पताल का नियम क्या था कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि क्या है ये चीज़ और क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मैं एक डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ क्या होता है। ये आपके ना, आपका ये इस तरीके से बनता है, ये आपके जो हैं एटिकेट्स होते हैं, ये आपके वैल्यूज़ होती हैं, ये आपकी क्या होता है, हाँ एथिक्स होती हैं। तो क्या होता है, कई बार ये बड़ा हिस्सा जो है ना सिर्फ आपके एथिक्स में आता है, फिर इससे एटिकेट्स का कोई मतलब नहीं होता, इससे वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता। जैसे वकील होते हैं, वकील अपने जो क्लाइंट होते हैं उन्हें बचाते हैं, भले ही वो अपराधी हो, भले ही उसने जो है 2 लोगों की हत्या की हुई हो, बट क्योंकि वकील का जो एथिक्स हैं, वकील का जो पेशा है वो ये कहता है कि वो मेरा क्लाइंट चाहे गलत हो चाहे ना हो, मेरी ड्यूटी है उसे बचाना, तो वो क्या है, उसके एथिक्स है। बट कहीं ना कहीं उसे अगर ये लग रहा है कि यार इसने गलत तो किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना ये आ जाएगा, ये कंट्रोवर्सी आ जाएगी कि नहीं, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। थॉट्स का कन्फ्लिक्ट होते ही जो है आप दुविधा में पड़ जाओगे कि यार इसने अपराध किया हुआ है, मुझे इसे मुझे बचाना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, आप अपनी वैल्यूज़ की तरफ झुक रहे हो, ठीक है, और समाज को भी आपसे वही उम्मीदें हैं, तो ये वाला हिस्सा वहाँ पे आ जाएगा कि ये दोनों चीज़ें आपसे सेम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अपराधी को सज़ा हो, बट आपकी ड्यूटीज़ आपको कह रही हैं कि नहीं, सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ केसेस में जो है ये तीनों एक ही साथ अलाइ कर जाती हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया था कि आपने किसी बाहर ज़रूरतमंद आदमी को मदद कर दी, तो उस केस में आपके एथिक्स भी ये कहते हैं कि हाँ सही किया आपने, आपके जो सोशल एटिकेट्स हैं, आपके शिष्टाचार हैं, वो भी यही कहते हैं कि आपने सही किया, आपकी वैल्यूज़ भी यही कहती हैं कि आपने सही किया। बट कहीं कहीं पे क्या होगा, इन 2 चीज़ों का आप फिलफुल कर लोगे कि सामाजिक और आप जो हैं जो चाहते थे वो सेम हुआ, बट आपके एथिक्स अलग हो गए। कई बार ऐसा होगा कि आपने जो है एथिक्स और एटिकेट्स को तो ध्यान रख लिया, बट आपकी वैल्यूज़ जो हैं अलग हो गई। जैसे एक उदाहरण मैं एक और ले लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे आप किसी कंपनी का हिस्सा हैं, है ना, आप किसी सरकारी संस्थान का हिस्सा है और वहाँ पे घूस चलती है, बढ़िया, वहाँ पे क्या है, करप्शन है, वहाँ पे करप्शन है। तो घूस लेना आपके एथिक्स में भी नहीं आएगा, ठीक है, घूस लेना, आप कोई भी कंपनी, आपको कोई भी संस्थान आके ये तो कहेगा नहीं कि घूस ले लो। उसके बाद जो समाज है वो भी इस चीज़ को बिल्कुल आपको ये नहीं कहेगा वो कि आप जो है घूस ले लो। बट कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि यार मेरी तो नौकरी ही घूस दे के लगी थी, मेरा तो भला ही घूस लेके हो रहा है, मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसा ही घूस लेके आ रहा है। तो क्या हुआ, एटिकेट्स और एथिक्स तो जो है सेम है, बट आपकी वैल्यूज़ बदल गई, ठीक है। एथिक्स और एटिकेट्स तो सेम है बट आपकी वैल्यूज़ बदल गई। आपको अब अपने स्तर पे चीज़ें अलग लग रही है कि नहीं, घूस लेना ठीक है यार, मेरा घर चलता है, उससे अच्छा चलता है, मैं अपनी कुछ ख्वाहिश वाली चीज़ें खरीद पा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ आया आपको ये, है ना। और इसको हम आज इस वाले टॉपिक को इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं अब कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपका जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उसमें इन चीज़ों पे काम करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मोटे मोटे 4 पॉइंट्स में यहाँ लिखूंगा, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और यही जो है आज का हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ 4 पॉइंट्स, है ना, और ये चारों पॉइंट्स वो चीज़ें हैं, वो पॉइंट्स हैं जिनका आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड से जो है सीधा सीधा ताल्लुक़ होता है।
और इन 4 पॉइंट्स को एथिक्स, वैल्यूज़ और एटिकेट्स में क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि इनका मतलब इन 4 चीज़ों पे फोकस करने का सिर्फ एक ही गोल होता है, ताकि आपकी कंपनी की, जिस कंपनी में आप कार्यरत हैं, आपकी अगर खुद की कंपनी है तो, और आप एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल यानी कि आप खुद जो है ग्रो कर सको, ठीक है, क्या कर सको, ग्रो कर सको, आगे बढ़ सको। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इंक्रीज सोशल इनिशिएशंस, रिलेशनशिप एंड नेटवर्क्स। तो जब आपके एथिक्स, वैल्यूज़ और आपके जो एटिकेट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो किसी भी कंपनी को ज़रूरत होती है कि जो सामाजिक रिश्ते हैं, सामाजिक शुरुआत है जो अच्छे के लिए हैं, वो आप उन्हें जो है बढ़ाओ, उन्हें बढ़ावा दो, आप ज़्यादा रिश्ते बनाओ, ज़्यादा नेटवर्क बनाओ अपना, है ना। अब उस काम के तरीके क्या क्या हैं, देखो, जब भी कोई ग्रुप एक्टिविटी हो उसमें आप ज़रूर हिस्सा लो, है ना, आपका चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आपको ऐसे कोई मौका मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले खुद को प्रमोट करने की, तो वहाँ पे जो है सबसे आगे एकदम बने रहो कि ठीक है, हाँ मैं इसमें हिस्सा लूँगा और मैं खुद को प्रमोट करूँगा। एंड थर्ड पॉइंट हियर इज़ कि जब जो है आप दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हो, अच्छे नेटवर्क्स बनाते हो ना, तो आप अंदर से कहीं डीप इनसाइड थोड़ा सा अच्छा खुशी वाला जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, आप वैसा कुछ फील करते हो। उससे क्या होता है, आप जो है थोड़े से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, आपकी जो काम करने की क्षमता थी, जो डेली वर्क डन था, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जब हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है जो इस चीज़ को बढ़ावा देती है, वो है कि आपके क्या विचार हैं किसी चीज़ को लेके, आपके पास क्या आइडियाज़ हैं, उन्हें दूसरों के साथ साझा करो, उन्हें जो है शेयर करो अपने ग्रुप में, अपने नेटवर्क में, या जिन लोगों से आप मिलो, ठीक है। और कभी जो है किसी चीज़ को लेके पहल करने की बात आए तो उसमें हमें घबराना नहीं होता, ठीक है। अब सपोज करो एक नया काम आ गया, ठीक है, आपको वो करना ही है, आज नहीं तो कल, तो फिर आज करो उसे, आज ही उसकी शुरुआत करो, ताकि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके और आप जो है सेल्फ ग्रोथ और आपकी कंपनी की ग्रोथ पे फोकस कर सको। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस ऑफ पीयर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। तो पता है इसका क्या मतलब है, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, है ना, वो उनमें क्या होता है, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, कोई बिहार से आ गया, कोई नॉर्थ ईस्ट से आ गया, कोई इंडिया के साउथ ईस्ट से आ गया, है ना, कोई ऊपर जो अपना कश्मीर है वहाँ से आ गया। तो अलग अलग कल्चर के लोग आके जो हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आके जो हैं एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, और उन्हें फिर काम भी इस तरीके से दे दिया जाता है कि आपको एक शेयर्ड गोल जो आपको एक कॉमन टारगेट दे दिया कि आपको ये अचीव करना है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, प्रोसेस में दिक्कत आती है। प्रोसेस में दिक्कत कैसी आती है कि आप जो है ढंग से उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे, आप क्या पता उनके स्किन कलर को लेके जो है उनके साथ अपना कनेक्शन, अपना रिश्ता नहीं बनाना चाहते, उन्हें अपने नेटवर्क का पार्ट नहीं बनाना चाहते। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे गलत है, इसलिए आपको एथिक्स पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, ताकि जो कहीं भी किसी भी कल्चर से आ रहा है पर्सन आपके साथ काम करने के लिए, आप सबसे पहले तो उसे स्वीकार करो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मैं उसके साथ किस तरीके से घुल मिल सकूं, उसे कैसे समझ सकूं, उसे अपनी बातें कैसे समझा सकूं, ताकि हम जो है एक कॉमन गोल जो है हमारे पास सब कंपनी में जो है एक सेट ऑफ लोगों को ना, एक पूरी टीम को एक ही गोल दिया जाता है कि आपको जो है ये करना है। जैसे सपोज करो कोई एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है ना, सिंपल भाषा में, तो ऑब्वियसली कुछ लोग उसके इंजन पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग उसके पंख बना रहे होंगे, ऐसे विंग्स बना रहे होंगे, कुछ उसकी बॉडी पे काम कर रहे होंगे, कुछ उसके पेंट पे काम कर रहे होंगे। अगर इंजन बनाने वाले लोग आपस में एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, तो क्या वो कम समय में अच्छा और बेहतर तरीके से एक इंजन बना पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे हो, और आप जो है एक दूसरे को असाइन भी नहीं कर पाओगे जॉब रोल, अगर आप में समझ नहीं है अपने साथ वाले लोगों के साथ काम करने की। तो उसमें दिक्कत क्या होगी, जो आप उसे काम बताओगे वो नहीं करेगा, चिड़चिड़ा रहेगा वो, और आपको जो वो बताएगा आप नहीं करोगे, चिड़चिड़े रहोगे आप। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं उन्हें स्वीकार करो,
उनके साथ जो है आप घुलो मिलो और एक शेयर्ड जो आपको गोल मिला है अचीव करने के लिए किसी भी कंपनी में, उसे जो है पाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होता है ना। और यही जो है ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी में सेट ऑफ पीपल, यानी कि किसी एक टीम का। उसके बाद आता है कोलैबोरेशन विद टीम। अभी अभी मैंने इसी की बात की। अगर आप जो है एक एरोप्लेन कंपनी, एयरप्लेन कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे एयरप्लेन मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे बनते हैं, तो ऑब्वियसली अब एक आदमी तो पूरा प्लेन बनाने से रहा, है ना। वहाँ पे लगेगी टीम भी लगेगी अलग अलग ग्रुप्स की, कि 5 लोग जो हैं सिर्फ इंजन पे काम कर रहे हैं, 5 लोग सिर्फ पेंट पे काम कर रहे हैं, 5 लोग सिर्फ जो है आपके बाकी कोई भी हिस्सा हो गया, उसके विंग्स हो गए, उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। जैसे 5 का ग्रुप ये था, 5 का ग्रुप ये था, 5 का ग्रुप ये था, तो ये जो 5 का ग्रुप है ये क्या होगा, ये कोलैबोरेटिव पार्ट आ गया यहाँ पे। ये क्या आ गया, कोलैबोरेटिव पार्ट आ गया। और ये पूरे सारे ही लोग ये जो है टीम का हिस्सा बन गए। तो यहाँ पे जो 5 लोग एक ही गोल शेयर कर रहे हैं कि हम 5 लोगों को तो सिर्फ पेंट करना है, तो उसे कहते हैं हम कोलैबोरेशन। और टीम वर्क हम किसे कहते हैं, सारे ही लोग जब एक ही काम करते हैं, यानी कि एक बड़े गोल को अचीव करते हैं। जैसे प्लेन बनाना है इन सबको मिलके, 50 लोगों को मिलके प्लेन बनाना है, बट तो इसको कह देंगे हम टीम वर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लीडर भी होता है जो आपको गाइड करता है, जो आपके साथ रिपोर्ट शेयरिंग करता है। बट इसी प्लेन में जो सिर्फ एक पंखड़ी बनाने का, उसका जो विंग था उसका बनाने का काम था, 5 ही लोगों के पास था, तो वो क्या करेंगे, वो कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं और इसमें जो है उन्हें लीडर आके नहीं बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन 5 को ही अपने आइडियाज़ के साथ आना पड़ेगा, इन 5 को ही सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत, और तब ये जो है आगे काम करेंगे। हाँ, किसी चीज़ पे वो अटक जाते हैं तब वो जो है लीडर से या बाकी टीम में जो लोग हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम, इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोलैबोरेशन में और टीम वर्क में क्या फ़र्क होता है। तो देखो, टीम वर्क में जो है लीडर का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोलैबोरेशन वाले काम में आप ही लोग होते हो जो आइडियाज़ के साथ आते हो, आप ही लोग होते हो जो उस पर काम करते हो। अगर आप कहीं फंस जाते हो तो आप ही लोगों को सॉल्यूशन ढूंढना होता है, वहाँ पे लीडर नहीं आता। ठीक है, इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग कॉमन गोल्स ओवर इंडिविजुअल गोल्स। ये भी जो है इसी से मिलता जुलता है। अगर हमें जो है हमारे एथिक्स में ये सिखाया जाता है कि जब आप जो है किसी भी कंपनी का हिस्सा होते हो तो आपको एक बड़ा गोल होता है कंपनी का, एक बड़ा गोल होता है कंपनी का, उस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना होता है रादर देन आप अपना अपना देखो। ठीक है, सपोज करो, चलो मान लिया आपको, आपका काम जो है कंपनी में क्या है, आपका काम सिर्फ कंपनी में ये था कि आप जो है एक प्लेन का जो है ना पीछे का हिस्सा पेंट कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल गोल हो गया। बट आपकी पूरी टीम का काम था कि आपका जो छोटा पार्ट वाली जो आपकी कोलैबोरेटिव टीम थी उसका काम था कि पूरा प्लेन पेंट होना। आप अपने गोल को प्रायोरिटी नहीं दे सकते वहाँ पे। सपोज करो कि आपने जो है पीछे का हिस्सा पेंट कर दिया, 1 मिनट ऐसे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे एक प्लेन हो गया, है ना। आपने जो है इसका पीछे का हिस्सा पेंट कर दिया, ये आपने जो है पेंट कर दिया। बट आपने जो है अपने गोल को प्रायोरिटी दी कि नहीं, मुझे तो अपना काम पहले करना है, बाकी का होता रहेगा जब होता रहेगा। तो अब पता है क्या होगा, आपने सपोज करो अपने गोल को प्रायोरिटी देकर अपना काम पूरा कर दिया, बट बाद में जो है 4 लोग आए, उन्हें जो है यहाँ पे कुछ काम करना था, या फिर इस पंखुड़ी पे कुछ काम उनका था। वो क्या करेंगे, आके आपके पेंट को ख़राब कर देंगे इस पर, और आपके पेंट को ख़राब कर देंगे। तो आपका काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपने जल्दी कर लिया था सिर्फ इसलिए कि मैं अपना देख लूँ मुझे क्या करना है, बाकी टीम का क्या होगा वो बाद में देखेंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपना गोल मत देखो क्या हो रहा है। ठीक है, आप देखो कि जो पूरे का पूरा कॉमन हमारा आखिरी गोल है, जो बड़ा गोल है, जो पूरा प्लेन बनना है, उसमें कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे एक बड़ा रिजल्ट लेके आया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल टास्क की, इंडिविजुअल जो आपका अकेले का टास्क है वो कम इम्पोर्टेंट होता है। वो कम इम्पोर्टेंट होता है किससे, कॉमन गोल से, एक जो बड़ा रिजल्ट आने वाला है ना, ये जो प्लेन बनेगा पूरा का पूरा, इससे। इसलिए हमें चीज़ें जो है सीखनी होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। अपनी बुक में आपको पढ़ना है बाकी सारी चीज़ें ये, है ना, क्योंकि ये ऐसे कोई बहुत टिपिकल टॉपिक्स नहीं है जिसमें आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूं।
ठीक है, ये चीज़ें आम चीज़ें हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसलिए कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ हर बार और आपको वो पढ़नी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अब ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, फिर हम जो है सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे आईटी, ओ सॉरी इंग्लिश ग्रामर, और वो उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए बाय।